नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर संक्षिप्त रूप से CAG भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं उसकी नियुक्ति कैसे होती है, कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं और परीक्षाओं में इससे संबंधित क्या सवाल आते हैं। तो भारत के संविधान में ही संघ तथा राज्यों के समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो 1857 में तत्कालीन तीनों ही प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई के लेखों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से सबसे पहले लॉर्ड केनिंग ने महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान द्वारा महालेखा परीक्षक को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद नाम दिया गया तथा उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति एक संवैधानिक अधिकारी बनाया गया। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा करता है। संविधान के अनुच्छेद 148 में ये कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसका वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। इस अधिकार के प्रयोग में संसद ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 पारित किया है। इस अधिनियम तथा अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। पहली बात तो ये कि वह पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपना पद ग्रहण करता है, लेकिन वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उसे अपने पद से केवल उसी रीति और आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 148(1) में लिखा है। इस प्रकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केवल 2 आधारों सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता, इनकेपेसिटी के आधार पर तथा संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। वह अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। अनुच्छेद 148(2) में यह लिखा है। उल्लेखनीय है कि अनुसूची 3 के तहत CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक ही प्रारूप का प्रावधान किया गया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको जानना चाहिए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के वेतन के समान होता है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय आपात को छोड़कर उसके वेतन भत्ते आदि में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसका वेतन भत्ता तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वह अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, ऐसा अनुच्छेद 148(4) में लिखा गया है। देखिए, ये जो सब प्रावधान किए गए, चाहे उसकी नियुक्ति की बात हो, उसके त्यागपत्र का बात हो या उसके वेतन का बात क्या तथ्य हो, ये सब प्रावधान इसलिए किया गया जिससे कि वह बिना किसी दबाव के कार्य कर सके। जहाँ तक कार्य और शक्तियों का सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद आर्टिकल 149 में ये कहा गया है,
के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी के या निकाय के लेखाओं या अकाउंट्स के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। संसद के द्वारा पारित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के अनुसार उनके कर्तव्य एवं शक्तियां जो है वो इस प्रकार हैं। पहली बात तो ये कि वह भारत तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के संचित निधि से किए जाने वाले सभी व्यय की समपरीक्षा ऑडिट करेगा तथा इस संबंध में वो रिपोर्ट देगा कि क्या ऐसा व्यय विधि के अनुसार किया गया है अथवा नहीं। वह संघ तथा राज्यों के आकस्मिक निधि तथा लोक लेखाओं से किए गए सभी व्ययों की संपरीक्षा करेगा तथा उन पर अपनी रिपोर्ट देगा। वह संघ और राज्य के आय और व्यय की संपरीक्षा भी करेगा जिससे उसको यह समाधान हो जाए कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा समुचित आवंटन के लिए प्राप्त जांच करने के लिए उचित प्रक्रिया तथा नियमों का निर्माण किया गया है अथवा नहीं। इसके साथ ही वह संघ तथा राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ तथा हानि लेखाओं की परीक्षा भी कर सकता है और उन पर प्रतिवेदन देगा। वह संघ और राज्य के राजस्व से पोषित सभी निकायों की, सरकारी कंपनियों की तथा किसी अन्य निगम या निकाय के आय और व्यय की संपरीक्षा करेगा तथा उस पर अपना जो है रिपोर्ट देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1976 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों में चेंज करते हुए उसे लेखांकन के कार्यों के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है, अर्थात वह लेखों की तैयारी के कार्यों से संबंधित कार्य नहीं करता। इस प्रकार वो वर्तमान में संघ के लिए सिर्फ लेखा परीक्षक का, संघ के लिए लेखा परीक्षक का तथा राज्यों के लिए जो है वो लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में उल्लेखनीय है कि हर वित्तीय वर्ष के आखिरी में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो अपने सभी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है तथा राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 151 का अध्ययन जरूर कर लीजिए। संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदनों को ऐसे प्रारूप में तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह से जिस फॉर्म को नियत करता है उसी फॉर्म में वो उसे प्रस्तुत करता है, ऐसा अनुच्छेद 150 में लिखा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट केंद्र सरकार के मामले में संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी अर्थात PAC को तथा राज्यों के मामलों में राज्य विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों को जांच के लिए सौंपी जाती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देखा। ये सूची है जिसमें अलग अलग अवधि में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों का वर्णन किया गया है। इस सूची को आप अपडेट करें और वर्तमान महालेखा और परीक्षक की जानकारी को एकत्रित करें। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे भारत के, वो V नरहरि राव थे और राजीव महर्षि 2017 के बाद कार्यरत हुए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि केवल एक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना है और बाकी अन्य का कितना है। तो शशिकांत शर्मा 2008 से 2013 तक कार्यरत थे और वो उनका कार्यकाल 6 साल था और शशिकांत शर्मा 2013 से 17 तक कार्यरत थे और विनोद राय 2008 से 13 थे। तो 13 से 17 उनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहा और शेष CAG का आप कार्यकाल देख सकते हैं। तो परीक्षा से संबंधित जहाँ तक प्रश्न हैं तो आप देख सकते हैं UPSC में और अन्य परीक्षाओं में भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्न आते हैं।
तो कुछ प्रश्नों को की हम चर्चा करते हैं। संघ तथा राज्यों के सभी वित्तीय प्रणाली की निगरानी के लिए संविधान द्वारा किस पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। संविधान द्वारा किस प्राधिकारी की नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए वॉचडॉग के रूप में की जाती है? तो उसका उत्तर भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? तो राष्ट्रपति को तो संघ के लेखाओं के संबंध में और राज्यपाल को राज्य की लेखाओं के संबंध में। लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? पब्लिक फंड का जो है अभिभावक किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर है नियंत्रक और लेखा परीक्षक। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नियंत्रक और लेखा परीक्षक को किसका मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो उसका उत्तर है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। हमने देखा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संगठन क्या है, उसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, और परीक्षा दृष्टि से क्या क्या सवाल आते हैं। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए। ये मुख्यतः आपके मूल पाठ्यक्रम के साथ साथ परीक्षाओं में, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आप इसकी तैयारी करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।